Hello guys, good morning. गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग कुछ नया करेंगे। इनविटेशन दे रहा हूँ कुछ बच्चों को, जल्दी से आ जाओ भाई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जीओसी डे आज 16 है। देखिए, हम लोगों ने कर लिया है। बेसिकली हम जीओसी को कई पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले था अपने पास रिएक्शन मैकेनिज्म, दूसरा वाला होता है आइसोमेरिज्म, तीसरे वाला होता है आईयूपीएसी, फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और फिफ्थ वाला पार्ट है हमारे पास रिएजेंट। इस तरीके से हम लोग अपनी जीओसी को कंप्लीट करने वाले हैं। और देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म चल रही थी। रिएक्शन मैकेनिज्म 4 टाइप्स की होती है, ध्यान रखना। फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, तीसरा वाला टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, फोर्थ वाला टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, जो मेन होते हैं हमारे पास, यानी कि कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन एंड फ्री रेडिकल्स, ये मेन होते हैं। दो छोटी छोटी चीज़ें और हैं, तो एक क्लास उसकी और लेंगे, जिसको हम कार्बिन बोलेंगे, नाइट्रीन बोलेंगे और बेंजाइन बोलेंगे, है ना। हाँ, कार्बिन नाइट्रीन एक्चुअली में क्या है, नेमिंग रिएक्शन में पड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, तो उसमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट डेवलप होती है। जैसे मान लीजिए रीमन टीमन रिएक्शन है, तो उसमें कार्बिन इंटरमीडिएट डेवलप होती है ना। तो वो एक नेमिंग रिएक्शन होती है। तो आ, एक दिन करा देंगे, मतलब कल ही करा देंगे। आज मेरा कुछ नया और पढ़ाने का मन है, तो मैं वो पढ़ाता हूँ आपको, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। वो बीच में डाल देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में कई बार कैसा होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये जो जीओसी पढ़ रहे हैं, जो 4 टाइप्स में मिला के पढ़ रहे हैं, उसमें ये वाला पॉइंट कहीं नहीं आ रहा है, तो उसको बीच में जब मन करता है तब वो डाल दिया जाता है। तो अब जैसे आज मन है इसको पढ़ाने का, तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाता हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, ठीक है। तो कल हम लोग अपनी इंटरमीडिएट खत्म कर लेंगे। फिर अपने पास जो रिएक्शन मैकेनिज्म में एक ही छोटा सा टॉपिक बचेगा, जिसको बोलते हैं हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो चलिए हम लोग करते हैं आज न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना। तो चलिए समझते हैं बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, यहां पे बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, देखिए जैसे आप लोगों ने एक इक्विलिब्रियम में चीज पढ़ी होगी, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। देखिए क्या होता है कि इसके 5 to 6 पॉइंट्स हैं, उनको कर लेते हैं, फिर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। नंबर 1 पॉइंट, एनी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर any negative charge species is known as conjugate base और न्यूक्लियोफाइल। जो भी कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है उसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, और कॉन्जुगेट बेस का ही नाम होता है बेसिसिटी, ध्यान रखना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास, मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है, तो क्या आप लोगों को पता है कि इसमें एक हाइड्रोजन कम हो गया है। इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन है। जिसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाए, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, और जिसमें एक हाइड्रोजन बढ़ जाए उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ये हम लोग करने वाले हैं इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, ठीक है।
तो देखिए इसमें क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन बढ़ गया है, तो इसका ये कॉन्जुगेट एसिड माना जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में सी बोलते हैं। इसमें एक हाइड्रोजन कम हो गया है, इसको हम शॉर्ट में कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे और शॉर्ट में इसको सी बोलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या कौन सा अच्छा बेस है, तो आप लोग बताएंगे कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी उसी को हम लोग कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं और उसी को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन अच्छा बेस है, कौन ज्यादा मोर बेसिक है, विच वन इज द मोर बेसिक या विच वन इज द मोर न्यूक्लियोफाइल, तो यू कैन से कि जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो होती है वो मोर बेसिक होता है और उसी की न्यूक्लियोफाइल अच्छा होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है आपके लिए। दूसरा पॉइंट ये है, ध्यान रखना, दूसरा, along the period basicity as well as nucleophilicity moves पैरेलल। ध्यान रखना, अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अब पीरियड में चलने पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो ही इसकी बेसिसिटी है। तो बताओ कौन बच्चा बताएगा इसमें सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? कौन बच्चा बता रहा है? गुड मॉर्निंग। चलो बताओ विच वन इज द मोर बेसिक और गुड न्यूक्लियोफाइल? कौन बच्चा बताएगा इनमें सब में अच्छा न्यूक्लियोफाइल और बेसिक कौन सा है? प्रतीक का समझ में नहीं आया। -F। और कौन बच्चा बता रहा है? और कौन बच्चा बता रहा है विच वन इज द मोर बेसिक और न्यूक्लियोफाइल? अब आप क्या लिख रहे हैं? F लिख रहे हैं कुछ बच्चे। तो ध्यान रखना, इधर से इधर चलते हैं, इधर से इधर चलते हैं, तो बेसिकली क्या है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, बेसिसिटी होती है, वो डिक्रीज करती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसकी है, यही गुड न्यूक्लियोफाइल है और यही जो है बेसिक है, ध्यान रखना। बट ग्रुप में अगर हम लोग चलें ना, डाउन द ग्रुप बेसिसिटी and nucleophilicity, basicity and nucleophilicity moves anti-parallel। एंटी-पैरेलल। अब देखो क्या होगा बेसिकली कि जब हम ग्रुप में चलेंगे, ग्रुप की अगर बात करेंगे, जैसे अभी हमने देखा कि CH3 ये पीरियड के केस थे हमारे पास, ध्यान रखना, तो इस तरीके से, तो गुड न्यूक्लियोफाइल ये है और ये ही बेसिक है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है, बट डाउन द ग्रुप चलने पर ये दोनों एंटी पैरेलल मूव करती है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी ग्रुप में चलने पर और जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसमें जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि बताओ गुड न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, मतलब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसको आपको एसिड से जोड़ना है। जो एक अच्छा एसिड होगा, अच्छा एसिड किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे थे कि हाइड्रोजन सबसे जल्दी लीव किस में से कर जाएगा, जितना जल्दी हाइड्रोजन लीव कर जाएगा उसका एक गुड न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ध्यान रखना। तो अगर मान लो हम लोग यहां पे बात करें
यहां पे बात करें एच, अच्छा पोलर नॉन पोलर थोड़ा सा बाद में समझाता हूं, पहले एक चीज समझाता हूं आपको। ये मान लीजिए HF है, ये HCl है। अब तो लगभग सारे बच्चों को पता है, क्योंकि ये पी ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है, कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है वो कौन सा है। तो जो एसिडिक है वो ये है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है और ये जल्दी से लीव कर जाएगा। तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो ध्यान रखना ये यहां पे नेगेटिव आ रखे हैं, आप समझ रहे हो, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन लीव करके गया हुआ है। तो उसके केस में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो इसकी ज्यादा होगी, और जो बेसिसिटी होगी वो इसकी ज्यादा होगी। कहने का मतलब ध्यान रखना कि अगर हम ग्रुप में बात करें तो इधर की तरफ चलने पर क्या चीज बढ़ रही है, बेसिसिटी, है ना। थोड़ा सा आइडिया दूं मैं आपको कि इधर की तरफ चलने पे बढ़ रही है बेसिसिटी, और इधर की तरफ चलने पर भी बढ़ रही है बेसिसिटी, बट यहां पे सॉल्वेंट का इफेक्ट भी होता है, ध्यान रखना। तो अगर मैं बात करूं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना। अगर इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो दो तरीके के सॉल्वेंट होते हैं, ध्यान रखना। एक को बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो होता क्या है इसमें, जिसको हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें H रिलीज हो जाता है, ये जो आप देख रहे हो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो है जैसे DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग। अब जैसे DMF, डाई मिथाइल फॉर्माइड, जैसे CCl4, ये जो होते हैं वो एप्रोटिक होते हैं। ये तो नॉन पोलर हो गया, ये एप्रोटिक होते हैं बेसिकली। DMF, DMSO, मतलब इसमें हाइड्रोजन नहीं होता है, देख रहे हो आप, मिथाइल है, CH3 है ना, इस तरीके से। ये डाई मिथाइल फॉर्माइड है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मान लो हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लें, ध्यान से सुनना। अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे फ्लोरीन ले लिया, अब हमने इसको वाटर में डाला, तो आप क्या समझ रहे हो, ये बनेगा HF प्लस OH, जबकि यहां पे हमने आयोडाइड ले लिया है। अब यहां वाटर से रिएक्शन कराएं तो यहां क्या बनेगा, HI प्लस OH। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। अगर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब आपने इनको लेकर के, कहां गए वो मॉलिक्यूल्स, यहां बना लेता हूं, आपने इनको लेकर के पानी में डाल दिया है, आपने इनको लेकर के पानी में डाल दिया है। तो उसके केस में आपने इसको लेकर के पानी में डाल दिया है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, जल्दी से H प्लस आइंस किस में से रिलीज हो जाएगा, जितना H प्लस आइंस रिलीज हो जाएगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, ध्यान रखना। तो जैसा मैं आपको अभी समझा रहा था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है कि जो ये आयोडीन है इसका साइज जल्दी से बड़ा है, बड़ा होने की वजह से ये जल्दी से रिलीज कर देगा। तो जब जल्दी से रिलीज कर देगा तो उसकी कंडीशन में ये जो आयोडाइड है वो गुड न्यूक्लियोफाइल है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ध्यान रखना जो गुड न्यूक्लियोफाइल है वो ये है, समझ रहे हो आप लोग, ये इस तरीके से जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसमें ये जो ऑर्डर देख रहे हो ये न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर है। लेकिन मान लो अप्रोटिक डाल दे, मान लो आपके एग्जाम में DMSO डाल दिया और आपसे क्वेश्चन पूछा कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में बताइए किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा अब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वो ये होगा। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? इस समय क्या होगा बेसिकली कि जब ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो उसके केस में इसकी हाइड्रेशन एनर्जी तो ज्यादा होती है, बट यहां पे आइंस रिलीज नहीं होंगे।
अब जब आयंस रिलीज नहीं होंगे तो गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाएगा, ध्यान रखना। मतलब जो जितनी जल्दी आयोडीन को रिलीज होना है वो नहीं हो पाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ जो ग्रुप में एसिड होता है, ध्यान रखना, जो एसिड वाला पार्ट होता है वही गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो बेस वाला पार्ट होता है वो गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो मेरे हिसाब से आपको साइज समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा इन पॉइंटों को, क्योंकि ये पॉइंट भी आ जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप में चलने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है, बट जो बेसिसिटी होती है वो डिक्रीज करती है। तो जो हम लोग ये वाला पॉइंट बोल रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं पता है आपको? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आ जाए तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि जो आयोडीन का रिलीज होना है वो जल्दी नहीं हो पाता है। तो फिर क्या है, जो फ्लोरीन है वो गुड न्यूक्लियोफाइल माना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज है। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि जब इस पॉइंट को करेंगे तो आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन करिएगा, आपके क्वेश्चन होंगे फिर। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल अगला वाला पॉइंट है, इफ डोनर साइट इज सेम, if donor site is, if donor sites are same, in that case if donor sites are same, in that case nucleophilicity and basicity, nucleophilicity and basicity moves parallel। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे डोनर साइड सेम है तो जो बेसिसिटी होती है और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है दोनों जो है पैरेलल मूव करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपके एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि बताओ भाई विच वन इज द गुड न्यूक्लियोफाइल, तो कौन बच्चा बताएगा? बताओ विच वन इज द गुड न्यूक्लियोफाइल, विच वन इज द गुड न्यूक्लियोफाइल, बताइए। विच वन इज द गुड न्यूक्लियोफाइल? देखो आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है लेकिन अभी कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रहे हो। क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के कुछ भी टाइप कर दे रहे हो ना तो ये गड़बड़ी हो जाएगा, ध्यान रखना। मैंने आप लोगों को बोला है कि जहां पे डोनर साइड सेम होगी उसकी बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों सेम चलेंगी। तो क्या आप लोगों को पता है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +7। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +5। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1। ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होती है वो एसिडिक होता है। तो बेसिक कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। तो जब बेसिक हुआ और यहां पे डोनर साइट ऑक्सीजन ही है, ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर भी जो डोनर साइट है वो ऑक्सीजन है, मतलब सब में डोनर साइट ऑक्सीजन है। तो ध्यान रखना इसका तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो बेसिसिटी का भी यही ऑर्डर है, ध्यान रखना, और न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी यही ऑर्डर है। तो कहीं पर भी अगर डोनर साइट सेम होती हैं तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों सेम होती हैं, ध्यान रखना, पैरेलल मूव करती हैं। नेक्स्ट जैसे अगर हम लोग बात करें अगले वाले पॉइंट में,
6 वाला पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपसे पूछा ए एटम हैविंग डिफरेंट साइट but more negative charge more न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, उसकी बेसिसिटी भी उतनी ही होगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आ गया आपके एग्जाम में और आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा और सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो ऑलवेज रिमेंबर जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है वही बेसिक है, वही न्यूक्लियोफाइल है। समझ रहे हो ना आप लोग, इस तरीके से यानी कि जितना किसी पे नेगेटिव चार्ज होगा वही न्यूक्लियोफाइल होता है, वही बेसिक होता है। पॉइंट अलग है लेकिन हाँ। अब देखो नेक्स्ट वाला, मान लो अगला मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं कि एक मेरे पास SH है, एक मेरे पास OH है और मैं जो ये रिएक्शन दे रहा हूं वो इथेनॉल में दे रहा हूं, तो बताइए विच वन इज दी गुड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बेटर कौन सा इन दोनों में से? क्वेश्चन समझिएगा, मेरे पास दोनों हैं और मैंने इथेनॉल में डाल रखा है, बताइए इसमें विच वन इज दी गुड न्यूक्लियोफाइल और बेटर न्यूक्लियोफाइल? कौन बच्चा बताएगा? हाँ जी, कौन बच्चा बताएगा? 1, बिल्कुल सही है, एकदम से सही है, 1 होगा, बिल्कुल आपका सही है। देखो जैसे ये है ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑलमोस्ट लगभग सारे बच्चे जानते हैं। अभी मैंने बताया है कि अगर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ आपको एसिडिक वाला फॉलो करना है, ये एसिडिक ज्यादा है इसलिए गुड न्यूक्लियोफाइल है। तो ध्यान रखना, अगर हम लोग इसके साथ लगा रहे हैं इन दोनों में ऑर्डर, तो ये जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू दिस वन। बट इसमें दोनों में बेसिक पूछ ले तो ध्यान रखना बेसिक ये वाला ज्यादा अच्छा होगा। ध्यान रखना ये मोर बेसिक है, ये गुड न्यूक्लियोफाइल है। कब की बात चल रही है? जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चल रहा है तब। मान लो इसी क्वेश्चन को आपसे पूछ ले DMSO के साथ, अब आपसे पूछे कि DMSO डाल रखा है, बताइए इन दोनों में से विच वन इज द गुड न्यूक्लियोफाइल? विच वन इज द गुड न्यूक्लियोफाइल? अगर आपसे इन दोनों में से पूछे विच वन इज द गुड न्यूक्लियोफाइल, तो बताइए कौन सा लगा के आओगे? मेरा काम है आप लोगों का कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, चाहे वो कोई सी भी केमिस्ट्री का हो, आपसे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी आ जाए, आप उसके लिए मेंटली बहुत अच्छे प्रिपेयर होने चाहिए और पहले से ही आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा और इसका रीजन ये है। ये मेरा पहली प्रायोरिटी पे काम है, ध्यान रखना। अगर कोई बच्चा वीडियो नहीं देख रहा है तो गलती उसकी है, ये थोड़ा सा ध्यान दें। अब देखो बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर किया है, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आने लगा है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर किया है और इसका आंसर सारे बच्चों का लगभग सही है। लगभग क्या, 100% ही सही है। तो इसका आंसर होगा DMSO के साथ OH इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू SH। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। अब देखिए जैसे मान लो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है अपने पास, नेक्स्ट वाला पॉइंट ये कहता है, अब ये लास्ट ही पॉइंट चल रहा है, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको 2-4 इंपोर्टेंट। अब देखिए 7th वाला पॉइंट ये कहता है स्टेरिक न्यूक्लियोफिलिसिटी इज more affected, nucleophilicity is more affected by
स्टेरिक हिंड्रेंस, nucleophilicity is more affected by steric hindrance while basicity is less affected जो बच्चा स्टेरिक रीजन नहीं जानता है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं जानता है, बस वो ऐसे समझो ज्यादा बड़े बड़े बल्कि ग्रुप होते हैं उनको स्टेरिक हिंड्रेंस वो करते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, ध्यान रखना केमिस्ट्री के अंदर। अब जैसे मान लो मैं आप लोगों से पूछूं कि इन दोनों में डोनर साइट तो सेम है लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ इनमें यह है कि इनका जो है ना बल्कीनेस बढ़ रहा है, तो इन दोनों में कौन बच्चा बताएगा गुड न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? विच वन इज द गुड न्यूक्लियोफाइल? कौन बच्चा बताएगा विच वन इज द गुड न्यूक्लियोफाइल? विच वन इज द गुड न्यूक्लियोफाइल? हाँ, किसका रीजन समझाना है प्रतीक? देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है ना वो क्या होती है, मोर अफेक्टेड करती है स्टेरिक हिंड्रेंस को, और जो बेसिसिटी होती है वो लेस अफेक्टेड होती है। मतलब जो एक बल्कि बेस होता है जैसे एलडीए, जान रहे हो आप एलडीए, तो जो एलडीए होता है वो बल्कि बेस है ना कि न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब बताओ यहां पे क्या होगा? इससे पहले वाला? अच्छा अच्छा, देखो ये जो मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं उस पॉइंट से मेल तो खाते नहीं है, वो पॉइंट तो अलग है, मतलब अलग खत्म हो गया कि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वहां पे क्या होता है बेसिकली वो थोड़ा सा ज्यादा एक न्यूक्लियोफाइल होगा, अटैक कर सकता है कहीं पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक रिच हो जाता है, गुड न्यूक्लियोफाइल माना जाता है, तो आसानी से अटैक कर देगा। तो लेकिन यहां पे जो पॉइंट चल रहे थे वो पॉइंट ये थे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मान लो हमने इन दोनों को डाला तो ये होगा क्या कि इसमें से जल्दी हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इसमें माइनस चार्ज ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमने डीएमएसओ में डाला तो डीएमएसओ में क्या है, पोलराइजेशन तो होगा नहीं, तो पोलराइजेशन नहीं होगा तो ये वहां पे पड़ा हुआ है, तो बल्कीनेस और आ रही है इसकी वजह से, जब क्योंकि साइज बड़ा है, जबकि इसका साइज छोटा है तो यहां पे बल्कीनेस कम आ रही है क्योंकि इसमें आइंस फर्नेस नहीं हो रहे हैं, ध्यान रखना रिलीज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये इसका रीजन है। अब देखो जैसे मान लो मैं आप लोगों से पूछूं इन दोनों में अगर बात करें तो फर्स्ट वन इज द गुड न्यूक्लियोफाइल, बट अगर मान लो अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करता हूं तो फर्स्ट वन इज बेटर देन सेकंड, बट अगर मैं बेसिसिटी की बात करता हूं ध्यान रखना तो बेसिसिटी जो होगी वो सेकंड इज ग्रेटर देन वन। सारे बच्चों को लगभग समझ में आना चाहिए कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो न्यूक्लियोफाइल उसको प्रॉब्लम करता है, तो ये बल्कि बेस है ना कि न्यूक्लियोफाइल। जितना हल्का होगा, जितना लाइटर होगा मॉलिक्यूल्स, उतना ही किसी पे अटैक कर जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है वो समझते हैं। मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, अब यहां पे इथेनॉल डाल दिया है, तो बताओ कौन बच्चा बताएगा ये किस रिएक्शन को फॉलो करेगा, एसन रिएक्शन को या एलिमिनेशन रिएक्शन को? कौन बच्चा बताएगा इसको? इसका आंसर क्या होगा, ये किसको फॉलो करेगा? तो देखो इसमें क्या है बेसिकली पोलर प्रोटिक है, और जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है ध्यान रखना वो SN1 के हिसाब से जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे चांस बाई फैक्टर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गई SN1। अब आप कहेंगे ये SN1 क्या है, तो जब मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन कराऊंगा तब कराऊंगा, फिलहाल ऐसे समझ लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये 2 डिग्री में जो होता है, मान लो अगर ये 1 डिग्री होती तो 1 डिग्री के साथ बेसिकली क्या होता है वहां पे SN2 रिएक्शन के चांसेस थे, बट अगर मान लीजिए
यहां पे बात की जाए 2 डिग्री की, तो वहां पे चांस हो गए SN1 के। इसी क्वेश्चन को अगर मान लो DMSO के साथ किया होता, हमने DMSO के साथ किया होता, तो ध्यान रखना ये जो रिएक्शन होती वो SN2 होती, मतलब प्रोडक्ट एक जैसा ही होगा। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट इफेक्ट देखें तो जो पोलर प्रोटिक होता है वो SN1 को फॉलो करता है, और जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो SN2 को करता है। मान लो इसमें थोड़ा सा और नया कर देता वो एग्जामिनर, एल्कोहलिक KOH डाल देता, तो ध्यान रखना यहां से एलिमिनेशन हो जाता, ये अल्फा है ये बीटा है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये बनता, समझ रहे हो ना, वो ये वाला बनता। और जब ये वाला बनता तो इसको बोलते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड का आ जाना। तो किस चीज का इलिमिनेशन हुआ है? हाइड्रोजन हैलाइड का इलिमिनेशन हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम होगा E1 रिएक्शन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर कहीं पे एज ए मान लो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया है, तो वहां पे SN रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं किया है और मान लीजिए कहीं से इलिमिनेशन हो गया है, तो वहां डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड जब आएगा तो यहां पे क्योंकि ये SN1 को फॉलो कर रहा था इसलिए एलिमिनेशन नंबर 1 होगा। कहीं पे SN2 को फॉलो कर रहा होता तो वहां पे E2 रिएक्शन होती। अब हम आगे की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आ जाता OCS3, तो यहां ध्यान रखना ये जो OCS3 आया हुआ है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है तो ये यहां से जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटाइन बन जाएगा, और यहां पे ये भी डालता है, साथ में क्या डाल देता है? सॉल्वेंट। तो ध्यान रखना ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है बट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में काम कर रहा है। तो जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में काम करेगा तो उसको बोलेंगे हम SN1। तो दिस इज रिएक्शन इज नोन एज दी SN1। मान लो अभी ये न्यूक्लियोफाइल होता और DMSO में होता, तो उसके केस में हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन। तो हमारे पास यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो OCS3 बनेगा। लेकिन मान लीजिए यहीं पे इसी क्वेश्चन में हमारे एग्जाम में ऐसे करके दे देता, या फिर ऐसे लिख देता टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो ध्यान रखना जो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है ये एक एज ए बेस काम करता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल, मतलब अटैक नहीं करेगा, ये इलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत आते हैं जो जनरली बच्चा पहचान नहीं पाता है कि हमें करना क्या है। कभी सोचता है अच्छा पता नहीं क्या हो रहा है, कभी सोचता है कुछ और हो गया, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का फंडा है GOC। बने रहें क्लास में। अब देखो यहां से क्या होने वाला है, ये यहां से जाएगा और ये यहां से जाएगा, तो बेस क्या करता है? हाइड्रोजन निकालता है और ये यहां से जाएगा। तो ये ध्यान रखना इलिमिनेशन रिएक्शन होगी और इसका प्रोडक्ट ये बनने वाला है। क्लियर है? और इसका नाम हुआ E1 रिएक्शन। तो कहां पे मॉलिक्यूल्स एज ए SN रिएक्शन काम करेगा, कहां पे मॉलिक्यूल्स एज ए एलिमिनेशन काम करेगा, तो वो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि इस तरीके से। ठीक है, अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, उसको करके बताइए। देखते हैं, ये हमारा पॉइंट आज खत्म हो गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ये कर रहे थे हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। एक टॉपिक बहुत अच्छा आज हम लोगों ने कर लिया है, और ये लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। देख रहा हूं कौन बच्चा बिल्कुल सही कर रहा है। इसमें आपको बताना है बेसिसिटी का ऑर्डर। इसमें आपको बताना है बेसिसिटी का ऑर्डर। चलिए
1 2 3 4 5, एक और दे देता हूं ताकि जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो ही बता सकता है, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम होगी। 6 कर दिया मैंने। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बताइए इसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी? बताइए बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है, देखते रहिए। मैं मेहनत करता रहूंगा, मेरा काम है मेहनत करना। मैं कहूंगा नहीं बीच बीच में, तो अपनी मेहनत में लगाऊं, कभी तो सक्सेस होऊंगा। चलो बताओ जल्दी से, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? चलिए बताइए, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? तो पता है इस तरीके के क्वेश्चंस जब आ जाएं तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एसिडिक करेक्टर निकाल लो। और यहां पे आप लोग देख रहे हो डोनर साइड सेम है, तो सबसे पहले जो आपकी डेप्थ है, जो आप एक्सपर्ट हो, वो हो एसिडिक करेक्टर निकालने में। तो एसिडिक करेक्टर निकाल लीजिए, उसका रिवर्स कर दीजिए, तो जो बेसिक करेक्टर है वही यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का करेक्टर होगा, क्योंकि सब में डोनर साइड सेम है, ध्यान रखना। तो चलिए एसिडिक करेक्टर देखते हैं। कुछ बच्चों ने तो आंसर देना भी शुरू कर दिया है। तो मैंने एक टेबल बनवाई थी, शायद आपको याद हो। जिस बच्चे को नहीं याद है मैं थोड़ा सा और बताता हूं। ये एक टेबल थी, शायद आपको याद आ जाए। ये ऐसे करके होता था, ध्यान रखना। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। ठीक है, ऐसे करके होता था, इस तरीके से होता था। ये एसिडिक करेक्टर है, तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक करेक्टर हुआ सल्फोनिक एसिड का ज्यादा होता है, ध्यान रखना। मैं इसका यहां निकाल रहा हूं एसिडिक करेक्टर। तो फिफ्थ, फिफ्थ के बाद 4, 4 के बाद फिनॉल टाइप का है, ये रहा। उसके बाद एक वाटर है, एक मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल पहले आ जाएगा। मिथेनॉल के बाद वाटर आ गया, वाटर के बाद इथेनॉल आ गया। ये मेरा करेक्टर है एसिडिक का। मतलब मैंने क्या किया है कि सब में हाइड्रोजन लगा लिए हैं, ऐसे मान के चलो। मैंने थोड़ी देर के लिए सब में हाइड्रोजन लगा लिए हैं। अगर सब में हाइड्रोजन लगा लूं तो इस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक बार और चेक कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और फिर इसका। ये बिल्कुल सही है। अब मैं बेसिक करेक्टर लगा देता हूं और वही न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, ध्यान रखना। 3 1 6 2 4 5, सेम ऑर्डर एज ए न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब चेक कर लेते हैं आप लोगों का आंसर क्या था। आप लोग तो इस आंसर में थोड़ा सा अभी आपको मेहनत करनी है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ लो, क्योंकि क्योंकि आज हम इतना ही करने वाले हैं। ये हमारा खत्म हो गया, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू आस्क मी। हाँ जी, चलिए ठीक है, ये ऑर्डर होगा, इसको नोट कर लीजिए। कल मिलते हैं सेम टाइम, मतलब 9 10 9 कुछ भी है। अपना थोड़ा सा किया करो, आप लोग रिवाइज भी करना होता है ना। जैसे मान लो 9 10 पे क्लास शुरू होती है,
तो कोई बच्चा कहे अच्छा 9-15 हो गए हुए नहीं, क्योंकि ये भी सेट करना होता है ना। दूसरी वाली बात ये है, जब तक आप कॉपी वगैरह पेन वगैरह लेके बैठा करो और जीओसी कॉपी को थोड़ा रिवाइज भी किया करो, क्योंकि आपका काम है सुबह मॉर्निंग में उठते हुए 1 घंटे इसको जीओसी को रिवाइज करो, है ना। जब आप रिवाइज करोगे तब तक मैं आ ही जाता हूँ। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।